नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी अ पाठ्यक्रम में सम्मिलित कृतिका पूरक पुस्तिका में दिया गया पाठ रीढ़ की हड्डी पढ़ने जा रहे हैं, जो जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। यह एक एकांकी है। आइए जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के विषय में। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। तो बचपन से ही इनकी रुचि थी और स्कूल कॉलेजों में इन्होंने अपने इसी रुचि के माध्यम से नाटक के क्षेत्र में कार्य किया। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। तो जो उनकी रुचि थी, जो इंटरेस्ट था, वही उनके लेखन में भी परिणत हो गया कि आगे चलकर वो इसी प्रकार से नाटक लिखने लगे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। विविधता का मतलब है बहुत तरीके के, बहुत प्रकार के उन्होंने नाटक लिखे हैं, अलग अलग तरह के, वेरियस काइंड्स हम कह सकते हैं। तो ऐतिहासिक नाटकों, ऐतिहासिक अर्थात इतिहास से संबंध, जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं, तो इन्होंने लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक भी लिखे, साथ ही सामाजिक समस्याओं पर आधारित नाटक भी इन्होंने लिखे, एकांकी लिखे। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। तो कुछ व्यंग्य प्रधान जिनमें आयरनी है, एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, वो एक मजाक के तौर पर भी ले रहे हैं, हास्य का पुट लिए हुए हैं। तो वो उनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक और भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह हैं। बच्चों, एकांकी क्या होता है? एकांकी अर्थात एक अंक में जो घटित हो रहा है उसे एकांकी कहेंगे, जिसे इंग्लिश में आप वन एक्ट प्ले कहते हैं। तो एकांकी का अर्थ है वन एक्ट, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो वन एक्ट प्ले, जो एक ही अंक में दर्शाया जाए, यानी कि एक ही सीन है, उसी को दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार वहीं पर नाटक के अलग अलग दृश्य नहीं आ रहे। जैसे नाटक में होता है, अलग अलग सीन होते हैं, कहीं रसोई घर का दृश्य है, कहीं पर बाजार का दृश्य दिखाया जा रहा है, कहीं किसी दूसरे दोस्त का घर का दृश्य दिखाया जा रहा है। तो एकांकी में है कि जो दिखाया जा रहा है वहीं पर सभी सारी घटनाएं वहीं पर घटित होंगी, एक ही अंक में वो नाटक, वो एकांकी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार एकांकी, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, ये एक एकांकी है। जानते हैं पाठ के विषय में। पाठ प्रवेश के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता क्या है? जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं और वो एक रूढ़ियों का काम, बंधन का काम कर रही हैं स्त्रियों के लिए, उन सामाजिक समस्याओं को यहाँ उजागर किया है। तो उस पर प्रहार करते हुए अर्थात चोट करते हुए। तो यहाँ चोट किस माध्यम से होगी बच्चों? चोट उनके लेखन के द्वारा, उनके लिखी हुई बातों के द्वारा यहाँ चोट की जा रही है उस समाज पर, और स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। तो स्त्रियों की शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न हो रहा है, इसे इस पाठ के माध्यम से इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, अब आप सोच रहे होंगे रीढ़ की हड्डी क्या है? तो रीढ़ की हड्डी बच्चों चित्र में दिखाया गया, आप देख सकते हैं चित्र में। ये जो दिखाया गया है ये है रीढ़ की हड्डी, पीले रंग का आप देख रहे हैं, जिसमें चमकता हुआ सा दिखाया गया है। मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे आप अंग्रेजी में कहें तो बैकबोन है, ये बैकबोन। और इसके बिना व्यक्ति का चलना, बैठना, उठना सभी कुछ मुश्किल है। यानी कि उसके व्यक्तित्व के निर्माण में रीढ़ की हड्डी अत्यंत सहायक है।
उस रीढ़ की हड्डी, जब तक बैकबोन नहीं है तो इंसान अपनी सारी एक्टिविटीज में, सब कामों को करने के लिए वो बेबस है, नहीं कर सकता, ठीक ढंग से नहीं हो पाएंगी। अगर उसमें कहीं अवरोध आ गया, कहीं रुकावट आ गई, कुछ परेशानी आ गई तो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब लेखक ने यहाँ पर रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का शीर्षक दिया है, जिसका उद्देश्य क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं कि किसी के जीवन की बात हो रही है यहाँ पर, वो हम आगे विस्तार से बताएंगे। वास्तव में कुछ प्रमुख पात्र भी, पात्रों का परिचय भी मैं आपको करवाऊंगी। इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र है उसी में शंकर नाम का एक लड़का है जिसकी रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है। और शंकर यहाँ सिर्फ एक उस लड़के की भूमिका ही नहीं निभा रहा, उसके जैसे अनेक युवकों की भूमिका निभा रहा है जो शंकर की भांति हैं। वो एक प्रतीक है यहाँ पर कि समाज में इस प्रकार के जो लड़के हैं, जो लड़कियों के विषय में कैसी सोच रखते हैं, इन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ है शंकर। और उसकी रीढ़ की हड्डी बताया गया कि नहीं है, क्योंकि उसका आत्मसम्मान नहीं है, उसका अपना चरित्र नहीं है। तो विभिन्न माध्यमों से यहाँ रीढ़ की हड्डी को दर्शाया गया है और उसके महत्व को बताया गया है। तो जानते हैं, यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी लड़की के विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। सामाजिक समस्या क्यों कहा गया इसे? क्या लड़की का विवाह एक समाज के लिए समस्या है? यदि माता पिता के दृष्टिकोण से देखें और जिस समय की ये रचना है, जिस समय लेखक ने इस पाठ को, इस एकांकी को लिखा, उस समय वास्तव में ही ये एक सामाजिक समस्या के रूप में ही हमारे समाज में प्रचलित थी। आज के समय में हम देखें तो काफी बदलाव आ चुका है पहले से, है ना। स्त्रियों को बराबर पढ़ने का अवसर दिया जाता है और आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, बेटा बेटी एक समान, इस प्रकार की बातें भी हम करते हैं और अपने जीवन में भी अपनाते हैं। केवल बातें ही नहीं, अपने जीवन में अपनाते हैं और महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रही हैं और सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाएं आगे हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने उस समय के साथ साथ हम देखेंगे कि आज भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या स्त्रियों के, लड़कियों के विवाह के लिए उत्पन्न होती है। आज भी इस प्रकार के रूढ़िवादी लोग हैं जैसे शंकर और शंकर के पिता थे। तो जानते हैं इस एकांकी के माध्यम से कुल 6 पात्र हैं इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, जिनमें है राम स्वरूप जो कि लड़की के पिता हैं, उनका नौकर रतन, राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा। तो प्रमुख पात्र है यहाँ पर उमा, जो कि नायिका है समझ लीजिए एकांकी की, और शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। तो उमा की शादी की बात हो रही है और राम स्वरूप जो उनके पिता हैं, राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा उमा की मां है और उनका नौकर रतन। इन सभी के वार्तालाप और इनकी बातें हम बताएंगे। और साथ ही युवक जो विवाह के लिए आया है वो है शंकर और शंकर के पिता गोपाल प्रसाद। तो ये हैं हमारे इस एकांकी के प्रमुख 6 पात्र। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। पूरी एकांकी जो है एक मामूली सा सजा हुआ कमरा है, जो कि लड़की देखने के लिए वहां पर गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं और उनकी व्यवस्था की जा रही है। उस घर को ठीक किया जा रहा है, कमरे को व्यवस्थित किया जा रहा है कि मेहमान आने वाले हैं। जानते हैं आगे उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं और राम स्वरूप अपने नौकर के साथ उस कमरे को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। एक तकत लेकर आते हैं और जो वहां बिछाते हैं वो उसको पकड़े हुए हैं तकत को और उसको ठीक कर रहे हैं। उस पे चादर बिछाने के लिए वो मंगवाते हैं, दरी और चादर लाने के लिए कहते हैं नौकर को, और वो जाता है। तो राम स्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तकत पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है।
तो तख्त पर दरी और चादर बिछा दी और उस पर हारमोनियम आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम, जिसको बजाया जाता है। तो हारमोनियम रखा गया है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। नाश्ता तैयार किया जा रहा है क्योंकि लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तो इतने में वहां प्रेमा आती है। प्रेमा जो कि उमा की माँ है, वो आती है और अपने पति को, राम स्वरूप जी को उमा के विषय में बताती हैं कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है, और कहती हैं कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तो राम स्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। तो वो बताती हैं कि उसको कोई वो मेकअप नहीं कर रही, पाउडर वगैरह मैंने सब उसके पास में रख दिया कि वो तैयार हो जाए, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही और मुंह फुलाना मतलब नाराज होकर वो बिस्तर पे अपने लेटी हुई है, वो तैयार नहीं होना चाहती। तो इस पर उसके पिता कहते भी हैं कि आजकल की लड़कियों के पाउडर वालों का काम तो आजकल की लड़कियों के कारण ही चल रहा है कि वो इतना पाउडर इतना मेकअप करती हैं, उसी से उनका व्यवसाय चल रहा है, जबकि इसका दिमाग पता नहीं कैसा है। अपनी बेटी के लिए कहते हैं। फिर वो कहते हैं, जब प्रेमा बार बार कहती हैं कि हमारे जमाने में तो लड़कियां आ पढ़ती थी, गिनती सीखती थी और स्त्री सुबोधिनी पढ़ती थी, बस इतना ही पढ़ती थी और हम कोई कमी नहीं थी, सब बात मानती थी। तो इस पर उनके पति जो राम स्वरूप जी हैं वो कहते हैं कि 2 प्रकार का बाजा होता है, और एक तो इंसान का बनाया हुआ और एक भगवान का बनाया हुआ। तो इंसान के बनाए हुए बाजे को तो बंद किया जा सकता है, पर भगवान के बनाए हुए बाजे को बंद नहीं किया जा सकता। मतलब वो अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि वो लगातार बोले जा रही हैं, तो इस बात पर वो थोड़ा सा मजाक करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि राम स्वरूप जी की उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, कि माँ क्यों नहीं ये काम करती कि जैसी भी है उसको तैयार करके वो नीचे लेकर आए। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं, जैसे तैसे मतलब किसी तरीके से उन्होंने लड़के के पिता को और लड़के वालों को मनाया है उस विवाह के लिए। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। कि वो यहाँ पर क्या पता चल रहा है इन पंक्तियों से कि राम स्वरूप जी कितने दुखी हैं, कितने चिंतित हैं अपनी बेटी के विवाह को लेकर, कि कैसे ये रिश्ता किसी तरीके से उनके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, किसी तरह से उनकी बेटी का विवाह शंकर के साथ हो जाना चाहिए। और थोड़ी सी भी बेवकूफी यदि उन्होंने की कि वो तैयार होकर नीचे नहीं आई और उनसे नहीं मिली, तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, तो मुझे दोष मत देना, ऐसा कहते हैं। तब प्रेमा कहती है कि तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है, मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीजों से नफरत करती है। राम स्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है, क्योंकि कैसा दिमाग है उसका पता नहीं। आजकल की लड़कियां तो बहुत मेकअप करती हैं, परंतु ये पता नहीं कैसी है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है। अब उमा ने बीए पास की हुई है, परंतु राम स्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं। अब ज्यादा पढ़ा लिखा होना उस समय लड़कों के जो वर पक्ष था उनकी मानसिकता इस प्रकार से थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पर शंकर और उसके जैसे अनेक लड़कों की या उसके परिवार वालों की सोच ऐसी थी कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए।
अब लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो राम स्वरूप जी ने झूठ बोल दिया कि उनकी बेटी बीए पास नहीं है बल्कि 10वीं पढ़ी हुई है। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। नाश्ते में टोस्ट रखने की बात हो रही है तो उन्होंने कहा नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजा क्योंकि मक्खन नहीं था टोस्ट बनाने के लिए। तो राम स्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है, और बाहर जाते समय रतन जो नौकर है वो देखता है कि कोई घर की तरफ बढ़ रहा है, और वह मालिक को बताता है कि बताता ही है मतलब जो वो बता ही रहा है। और तभी थोड़ी देर में दरवाजा खटकता है और दरवाजा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। तो गोपाल प्रसाद और उनका लड़का उनके घर आ जाते हैं, राम स्वरूप जी के घर। राम स्वरूप उनका स्वागत करते हैं। यहाँ राम स्वरूप स्वागत कर रहे हैं। दोनों बैठकर अपने जमाने की तुलना नए जमाने से करते हैं। तो दोनों जो राम स्वरूप हैं और गोपाल प्रसाद दोनों बैठकर तुलना कर रहे हैं अपने जमाने की और पुराने जमाने की, और किस प्रकार वो कहते हैं कि जायजा भी ले लेते हैं गोपाल प्रसाद की कैसा घर है, और कैसा घर है ये जायजा लेने से क्या समझ में आता है कि वो ये चाहते हैं कि उनको दहेज मिले। इनडायरेक्टली ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी उनकी की मानसिकता है। तभी वो अपने बेटे से कहते हैं कि घर वगैरह मकान की से हैसियत भी बुरी नहीं है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ मिल सकता है। और साथ ही वो कहते हैं अपने बेटे को कि ठीक से बैठे वो, है ना। तो फिर ठीक से बैठे कि रीड उसकी तो बैकबोन, ऐसा करके वहां पर अधूरा वाक्य छोड़ा गया है, उसकी तो बैकबोन तुम्हारे कॉलेज में लड़के कहते हैं। मतलब बैकबोन यहाँ पर बार बार इस शब्द को रीढ़ की हड्डी या बैकबोन का जिक्र किया गया है क्योंकि ये दर्शाया गया है कि उसका अपना कोई व्यक्तित्व, उसका कोई चरित्र नहीं है। और उसको झुकी हुई कमर वाला, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है किताब में कि झुकी हुई कमर उसकी दिखाई गई है, बताया गया है। तो दोनों बैठकर पुराने जमाने की और नए जमाने की तुलना कर रहे हैं, और इसी बीच वो पूछते भी हैं शंकर से कि किस प्रकार की लड़की तुम्हें चाहिए। तो वो कहते हैं कि शादी तय करने के लिए खूबसूरती कितना मायने रखती है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो शंकर कहता है कि खूबसूरत तो होना ही चाहिए, चाहे पाउडर वगैरह लगाकर हो, लेकिन लड़की तो खूबसूरत होनी चाहिए, कि ज्यादा पढ़ी लिखी की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो मुश्किल ही हो जाएगी, 10वीं पास होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। अब कितना कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो, जहां वो विवाह एक ऐसे वैवाहिक बंधन की बात करने आए हैं, शादी की बात करने आए हैं, रिश्ते की बात करने आए हैं, जो दो परिवारों को जोड़ने का और नए रिश्ते बनाने का समय है। उसमें वो कह रहे हैं कि बिजनेस की बात की जाए, कि इस व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसी सोच के साथ वो यहाँ पर आए हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। तो राम स्वरूप उमा को बुलाने के लिए तब वो बात करते हैं, राम स्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वगैरह से हैसियत बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है, कि बाकी तो सब ठीक है,
अब लड़की और देखते हैं कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं कि वो झुककर बैठा है तो उसको डांटते हैं। राम स्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। तो उनके मेहमानों को खुश करने के लिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। हालांकि खुद उन्हें वो पसंद नहीं थे। जब अपनी पत्नी से वो आरंभ में बात करते हैं तो ये भी एक वाक्य वहां पर आता है कि उनकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, शादी तो करनी ही है। तो इस प्रकार से वो इधर उधर की बातें करते हैं और उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो राम स्वरूप कहते हैं वह तो आप खुद देख लीजिएगा। कि वो पूछते हैं कि लड़की कैसी है, सुंदर है, तो वो कहते हैं कि आप खुद देख लीजिएगा। फिर जन्म पत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो राम स्वरूप कहते हैं मैंने भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। भगवान के चरणों में उन्होंने जन्म पत्री रख दी है। जन्म पत्री जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मिलान किया जाता है कि लड़की और लड़के के आपस में गुण मिल रहे हैं कि नहीं, कोई दोष तो नहीं है विवाह में। इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, पंडित जिसको मिलान करते हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने भगवान के चरणों में रख दी जन्म पत्री, तो वो मिला हुआ ही समझ लीजिए आप। तो बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं। अब जब गोपाल प्रसाद पूछ रहे हैं तो राम स्वरूप जी उत्तर देते हैं और राम स्वरूप ने पहले ही अपनी बेटी को बीए पास नहीं बताया हुआ बल्कि 10वीं पास बताया हुआ है। तो वह कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, हमें तो मैट्रिक पास है, 10वीं पास चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तश्तरी लिए आती है, तश्तरी प्लेट। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं चश्मा। अब चश्मा जो है कि ज्यादा पढ़े लिखे होने का एक हम कह सकते हैं कि एक मान लिया जाता है लक्षण की, जो ज्यादा पढ़ता है उसके चश्मा लग जाता है। तो वो सोचते हैं कि चश्मा लगा हुआ है तो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो ऐसी आशंका एकदम उनके मुंह से निकलता है चश्मा देखकर। तो पर यहाँ पर राम स्वरूप जी कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी आंख आ गई थी इसलिए इसने चश्मा लगाया हुआ है, तो और कोई बात नहीं है। राम स्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। अब उन्होंने चाल कैसी है उमा की और छवि चेहरे को देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, सुंदर है, और गाने बजाने के बारे में पूछ रहे हैं। तो सितार उठाकर उमा एक गीत गाती है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये एक गीत वो सुनाती है। और गीत सुनाती हुई उमा की नजर लड़के पर पड़ती है, तो अचानक ही उसकी नजर लड़के पर पड़ती है, तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। और फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में बात की जाती है, पूछा जाता है। ये सारे गुण पहले ऐसा पूछा जाता था, ये एक प्रक्रिया थी कि लड़की देखने जा रहे हैं और उससे सारी बातें पूछ रहे हैं कि कैसे वो सिलाई करती है या नहीं, पेंटिंग करती है, गाना आता है या नहीं आता। तो ये सारी बातें जो उस समय पूछी जाती थी वो सभी वो पूछ रहे हैं और इसका उत्तर राम स्वरूप दे देते हैं। उमा बिल्कुल नहीं बोलती और राम स्वरूप इसका उत्तर देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। उनको अजीब लगता है कि उमा बोल ही नहीं रही है और फिर वो कहते हैं कि उमा उत्तर देगी, तो राम स्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। उनके पिता भी कहते हैं कि उमा को, वो मानते हैं कि उमा को बोलना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि वो जवाब दे। तो उमा हल्की और मजबूत आवाज में, हल्की है आवाज लेकिन मजबूत आवाज है, दृढ़ता है उसकी आवाज में, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। अब वो कहती है मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता। अब जो पीड़ा उस समय उस बच्ची को हुई है, उमा को हुई है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से साफ झलक रही है कि वो पूछ रही है कि मेज कुर्सी से भाव पूछा जाता है क्या, कि वो कुछ पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है मेज कुर्सी से, कि जिस प्रकार गोपाल और उसके पिता उसे देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी चाल, उसकी शक्ल आकार, तो ये सब क्या दर्शाता है कि क्या मैं कोई वस्तु हूं। ये उसकी पीड़ा उभर कर आई है यहाँ। तो केवल
खरीदार को दिखा देता है कि कुछ नहीं पता, उससे पूछता नहीं है मेज कुर्सी किसे, लेकिन दिखा देता है खरीदार को जो खरीदने के लिए आए होते हैं। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। राम स्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। अब राम स्वरूप क्रोधित हो जाते हैं कि उनकी बेटी कैसी बात कर रही है और वो डांटते हैं उसे। उमा कहती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, कसाई कौन होता है? जो जानवरों को मारते हैं और खाल वगैरह उनकी निकालते हैं तो बेचते हैं, तो उसे कसाई कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भेड़ बकरियों को, मजबूर भेड़ बकरियों को मारते हैं क्योंकि इनको चोट नहीं लगती, इन्हें दुख नहीं होता, उनके दिल नहीं है क्या कि किस प्रकार वस्तुओं की भांति उनसे बात की जा रही है, उनको देखा परखा जा रहा है। तो कहते हैं, गोपाल प्रसाद ताव में आके कहते हैं, राम स्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहां बुलाया था? अब वो झेप रहे हैं क्योंकि उनकी असलियत सामने आ गई है। उमा जानती है, शंकर को भी जानती है। तो उमा कहती है, आप इतनी देर से मेरी नापतोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे। तो क्योंकि वो पहचान जाती है शंकर को और इसीलिए वो गाना भी बंद कर देती है। वो कहती है कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास ये चक्कर काट रहे थे और ये वहां से कैसे भगाए गए थे। तो कैसे भगाए गए थे? वो उन्होंने वहां की जो काम वाली थी, नौकरानी, उसके पैर पकड़कर शंकर ने माफी मांगी थी और तब वो वहां से भागा था। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब इस बात से उनको ये अंदाजा हो गया कि ये कॉलेज में पढ़ी है। तो वो कहती है, हाँ पढ़ी हूं, बीए पास किया है। मैंने ना तो कोई चोरी की और ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया। वो कहती कि हाँ मैंने बीए पढ़ी है, मैंने बीए तक पढ़ाई की है, लेकिन मैंने अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ, अपने परिवार और अपनी इज्जत के साथ अपने इस काम को किया है, ना कि आपके बेटे की तरह मैंने इधर उधर ताक झांक की या कोई गलत काम किया, ना ही मैंने कोई कायरता का प्रदर्शन किया। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो झेप भी रहे हैं, अपने मन में वो लज्जत भी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और वो खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो रीढ़ की हड्डी, जो कि पाठ का शीर्षक भी है, तो वो है या नहीं रीढ़ की हड्डी, जो उसका स्वरूप है, अपना व्यक्तित्व है, वो है भी या नहीं, से ये तात्पर्य है। क्योंकि उसका अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। वो जो पिता कह रहे हैं, जैसी बातें कह रहे हैं, वो सब मान रहा है और बिल्कुल ना उसको सीधा बैठना, ना उसका कोई चरित्र है। तो ये इस कारण से उमा ऐसा कहती है और कॉलेज के अन्य लड़के भी उसको इसी तरह से बोलते हैं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है। अब इन सब बातों से उमा भी दुखी हो गई है और वो रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, बाबूजी मक्खन। इतनी देर में रतन मक्खन लेके आ जाता है। तभी सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाता है। तो ये अंतिम उसका दृश्य है कि वहां पर एकांकी समाप्त हो जाती है जब वो मक्खन लेकर आता है नौकर, और सब उसकी ओर देखने लगते हैं। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से आपने बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को जाना और उनके सुझाव कहीं ना कहीं उनको दूर करने के प्रयास अपने मन में और अपने समाज में हमें करने होंगे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium.
Bright Tuty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuty and avail your courses at affordable prices.